हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और जीओसी के लेक्चर में हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, कंपाउंड्स इन विच मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है एडिशन रिएक्शन, जिसमें एल्कीन्स और एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। एल्कीन्स एंड एल्काइंस शो द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ईन्स और आइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स मतलब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप और साइनो ग्रुप, जबकि वो कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप और साइनो ग्रुप होता है, these compounds show the nucleophilic addition reaction, वो कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अनसिमेट्रिक ईन्स की कंडीशन में, ईन्स या आइंस की कंडीशन में मार्कोनिकॉफ रूल, और अगर पेरोक्साइड का प्रेजेंस दिया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन और अधिक स्टेबल कार्बोकैटायन वाला कंपाउंड बनाने के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देयर इज 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड 1,2 फिनाइल शिफ्ट इज ऑल्सो पॉसिबल इन केस ऑफ एडिशन ऑफ ईन्स। तो ईन्स के एडिशन में ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, और जितने भी ईन्स और आइंस के बाद जितने भी कार्बोनाइल और साइनो कंपाउंड्स हैं, ऑल द कार्बोनाइल एंड साइनो कंपाउंड्स शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन्स जब बॉन्ड फिशन होता है, जब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, तब वो क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, अनस्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, देन हम लोग बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, एडिशन के बाद अबाउट सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन पर हमने अभी तक बात कर लिया था SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बारे में। SN1 मैकेनिज्म कैसा है? यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म है, यूनिमोलिक्यूलर मैकेनिज्म है SN1 मैकेनिज्म, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज से, वन न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड SN रिएक्शन। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जिसमें सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल में दोनों में से रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं SN1। जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के प्रेजेंस या दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं SN2। तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर अगर हम बात करें तो ये पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, और ट्रांजिशन स्टेट बनाने के बाद फिर ये कंपाउंड में ब्रेक होता है। ट्रांजिशन स्टेट बनता है, फिर कंपाउंड में ब्रेक होता है। और जब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के समय ये इन्वर्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मतलब हैलाइड से ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। न्यूक्लियोफाइल जो लीविंग ग्रुप है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद SN1 में जब रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक रिएक्टेंट के सब्सटेंस पर, केवल रिएक्टेंट के सब्सटेंस पर डिपेंड करती, केवल रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तब उसको हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। और इसमें दो ऑप्टिकल एक्टिव की कंडीशन में दो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव की कंडीशन में दो प्रकार के प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं, दैट इज रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्शन भी
होता है। सेम एज डायरेक्शन में भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और उसका अपोजिट मतलब इन्वर्ट कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें बन सकता है। SN1 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहता है टार्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो यहां तक के हिस्से पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग अगले हिस्से पर बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो अबाउट ऐसी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SE इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसा न्यूक्लियोफिलिक में हमने पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एज सेम एज हियर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन इलेक्ट्रोफाइल by another electrophile, substitution of one electrophile by another electrophile, substitution of one electrophile by another electrophile is called electrophilic substitution reaction, is called electrophilic substitution reaction, electrophilic substitution reaction. Substitution of one electrophile by another electrophile is called electrophilic substitution reaction. तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन इलेक्ट्रोफाइल बाय अनदर इलेक्ट्रोफाइल। जैसा क्लियर है बात कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, तो जब एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को सब्स्टिट्यूट करेगा तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड एज सेम एज SN1 and SN2, it is SE1 and SE2. It is are of two types. It is are of two types और ये दो प्रकार की होगी। It is are of two types, that is SE1 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2। तो जो यूनिमोलिक्यूलर होगी मतलब जिसमें क्लियर आपको स्पीसीज जनरेट करेगा पहले, उसको हम कहेंगे SE1, और जिसमें बाईमोलिक्यूलर होगी मतलब ट्रांजिशन स्टेट से जो जाएगी वो SE2। तो SE1 यूनिमोलिक्यूलर, ओके, यूनिमोलिक्यूलर। इन फर्स्ट step it produce carbanion। इन फर्स्ट स्टेप इट प्रोड्यूस कार्बेनायंस, और पहले स्टेप में क्या करेगा? ये कार्बेनायन प्रोड्यूस करेगा। इन फर्स्ट स्टेप इट प्रोड्यूस कार्बेनायंस। इन द सेकंड स्टेप carbanions are attacked by the electrophile. Carbanions are attacked by the electrophile and form stable product और कार्बेनायन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके क्या करेगा? स्टेबल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो जस्ट लाइक SN1, जैसा SN1 है वैसा ही SE1 भी है। जैसा SN1 है, जैसे SN1 में पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, SN1 में पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, एज सेम एज SE1 में पहले कार्बेनायन का फॉर्मेशन होगा, एंड दैट कार्बेनायन
is finally converted into the stable product, फिर वो कार्बन आयन स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देयर इज Ac1 मैकेनिज्म, और बहुत ही कम एग्जांपल हैं Ac1 मैकेनिज्म के। Ac2 इज द कॉमन, है ना, Ac1 मैकेनिज्म। तो Ac1 मैकेनिज्म के एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा CH3MgBr, तो देयर इज मेटल, Mg इज द मेटल, CH3MgBr ये कंपाउंड क्लेव करेगा एंड इट गिव्स कार्बन आयन CH3 माइनस और MgBr प्लस। ये इसके लिए इजियर स्टेप है, MgBr प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दैट, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दैट CH3 माइनस इज अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल इस अब क्या करेगा, ये इसके साथ नेगेटिव चार्ज या कार्बन आयन के साथ मिलकर के इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मेशन बाय अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द एग्जांपल ऑफ SE1 मैकेनिज्म। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1 का एग्जांपल है। देखो जैसे हमने कहा C2H5ONa, सोडियम इथोक्साइड, C2H5Na, C2H5Na, तो देयर इज मेटल कंटेंट इथाइल ग्रुप प्लस बेंजीन। अगर हमने इसको बेंजीन के साथ ट्रीट किया C6H6, तो नाउ व्हाट हैपेंस, इट गिव्स C2H5 negative charge ion and takes H plus ion from benzene to give C2H6 and now release the C2H5ONa, okay, और C6H5ONa, C6H5ONa को बाहर कर देगा ये रिएक्टेंट, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ SE1 मैकेनिज्म। तो SE1 जिसमें पहले कार्बन आयन बनेगा और फिर वो कार्बन आयन स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड SE1 मैकेनिज्म। इसको हम कहते हैं SE1 मैकेनिज्म। अब बात करते हैं SE2 मैकेनिज्म के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि SE2 बहुत कॉमन है, जबकि SE1 बहुत ही अनकॉमन, बहुत कम एग्जांपल्स हैं इसके। नाउ द SE2 मैकेनिज्म, तो जितना भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन न्यूक्लियस का, वो सब SE2 मैकेनिज्म पर बेस है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की जो कॉमन रिएक्शन है वो सब किस पर बेस्ड है, SE2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 पर बेस है। तो वेरी कॉमन इन बेंजीन न्यूक्लियस, वेरी कॉमन इन बेंजीन nucleus, very common in benzene nucleus, very common in benzene nucleus, in which pi electrons are highly delocalized, in which pi electrons are highly delocalized, pi electrons are highly delocalized, and electrophile can attack, and electrophile can attack in the zone of high electron density, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पर अटैक करेगा एंड फॉर्म ट्रांजिशन प्रोडक्ट फाइनली converted into stable product, finally converted into stable product। तो ट्रांजिशन प्रोडक्ट की जगह आप अगर कंफ्यूजन है तो ट्रांजिशन स्टेट भी लिख सकते हैं ना, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट लिख देंगे। तो क्या करता है, पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा एंड दैट ट्रांजिशन स्टेट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू द स्टेबल
प्रोडक्ट तो जैसे SN2 हुआ था H सेम एज Se2 भी होगा। तो इट इज कॉमन इन बेंजीन न्यूक्लियस। तो जितना भी बेंजीन न्यूक्लियस का कॉमन कंडीशन में होने वाला रिएक्शन है, इट इज ऑल Se2, इट इज ऑल इज द एग्जांपल ऑफ Se2 बिकॉज ऑफ delocalization of pi electron, because of mesomeric effect of pi electron, there is the zone of high density, high electron density is formed। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जोन का फॉर्मेशन होगा यहां पर, इसलिए ये कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। व्हाट हैपेंस हियर? तो स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा, पहले उसकी बात करें। तो जैसे 2 क्लोरीन के मान लीजिए एटम हैं, तो ये होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक दोनों बॉन्ड फिशन कर सकते हैं। और AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एनहाइड्रस, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। AlCl3 इज एक्ट एज अ लुईस एसिड। AlCl3 कैसा एक्ट करता है? एज अ लुईस एसिड एक्ट करता है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो पहले देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोमियम आयन, और ये फॉर्मेशन के बाद आपका बन गया कंपाउंड AlCl4 माइनस। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कैटालिस्ट। तो पहले स्टेप में क्या बना? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो अगर मेरे पास नाइट्रिक एसिड होता HNO3, तो नाइट्रिक एसिड इज HNO3। तो नाउ देखो HNO3, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड इज देयर, इफ नाइट्रिक एसिड इज देयर, तो ये हुआ HNO3 का स्ट्रक्चर। तो क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड से कंट्रोल होता है नाइट्रेशन का रिएक्शन। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज देयर, इट गिव द H+ आयन। और पहले स्टेप में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपका OH, और ये 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको ट्रांसफर करेगा, H+ इससे जोड़ेगा और यहां से फिर ये बाहर निकल जाएगा एज अ वाटर, एंड नाउ इट गिव्स NO2+। तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम आयन, और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, तो NO2+ आयन इज द अटैकिंग स्पीसीज इन केस ऑफ नाइट्रेशन, और NO2+ अभी पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इट इज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। अब आगे के रिएक्शन पर बात करते हैं। तो Se2 मैकेनिज्म कैसे होगा उसकी बात करेंगे। तो स्टेप 1 क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और ऐसी सेकेंड स्टेप में क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक ऑन द रिंग to form intermediate and finally converted into stable product। तो फाइनल स्टेप में स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो जैसे there is बेंजीन रिंग, अगर मान लो ये बेंजीन रिंग है, तो रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेजोनेंस। पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चलते रहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चलते रहते हैं। तो जब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, जब डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले से रेडी है। जैसे मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैकिंग के लिए तैयार है, और वो किस सिचुएशन में अटैक करेगा? एट द हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जोन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के जोन पे अटैक करेगा। ये आ गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये H भी अभी यहां पर जुड़ा हुआ है। तो ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। ये बॉन्ड पेयर जैसे ही अपर साइड पे आया, उसने इलेक्ट्रोफाइल ने लिया और उसके साथ अटैच हो गया।
अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज इधर, तो बॉन्ड की पोजीशन इधर, तो नई सिचुएशन। अब ये देखिए, ये सब ट्रांजिशन स्टेट के इसके एग्जांपल हैं। तो ये H और ये E इलेक्ट्रोफाइल, अभी H यहीं पर है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिशन स्टेट, ये भी ट्रांजिशन स्टेट में इंक्लूड है। ठीक है, अगला जो सिचुएशन आएगा तो उसको हम लोग यहाँ डाउन साइड ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, यहाँ, अब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके जाएगा इधर, तो बॉन्ड आएगा इधर। तो अगली कंडीशन कैसी आ गई ट्रांजिशन स्टेट की, देयर इज H, देयर इज इलेक्ट्रोफाइल, देयर इज बॉन्ड एंड देयर इज बॉन्ड, देयर इज पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब अगले स्टेप में पॉजिटिव चार्ज मतलब बॉन्ड वापस से ब्रेक होगा, तो ये स्टेप कैसा होगा, स्टेबल हो रहा है अब तो फास्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, नाउ दिस 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 एंड इलेक्ट्रोफाइल इज देयर। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ Ac2 मैकेनिज्म, ये Ac2 मैकेनिज्म का प्रोसेस है, दिस इज प्रोसेस ऑफ Ac2 मैकेनिज्म। और यहां से हाइड्रोजन अब पास आउट हो चुका है, प्लस आप H प्लस यहां पे लिख सकते हो। तो ये सारे स्टेप्स के ट्रांजिशन स्टेप हैं। ठीक है, और कॉमनली जो ध्यान रखना है बात, वो ध्यान रखना है कि न्यूक्लियस रिंग वाले जो रिएक्शन है वो सब Ac2 के एग्जाम्पल हैं, ये हमको क्लियरली ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट क्लियर पॉजिटिव चार्ज नहीं मिलता है, क्लियर नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता है। क्लियर नेगेटिव चार्ज एक बार में जैसे वहां पर मिला था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वैसा नेगेटिव चार्ज यहां पर ऑब्जर्व नहीं होता है। अब बात करेंगे इसके बाद अगला और लास्ट, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेट करना मतलब रिमूव करना। सम सिंपल कंपोनेंट्स आर रिलीज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, loss of atoms or group from adjacent carbon result in the formation of a pi bond between these two carbon atoms। ये तो बात हो गई पूरे रिएक्शन की, है ना। तो that is loss of atoms और groups। तो सिंपली ध्यान रखना है, loss of atoms और groups, loss of atoms or groups and formation of pi bonds। टेक्निकली बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो जहां से एटम या ग्रुप लॉस करेगा जिन दो कार्बन के बीच से, वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, it is also two types, that is E1 unimolecular and E2 is the bimolecular, it is again divided into two types, that is E1 and E2, elimination, unimolecular elimination and bimolecular elimination। It is again are of two types, elimination 1 and elimination 2, unimolecular elimination and bimolecular elimination। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे E1 के बारे में। unimolecular elimination occurs in two steps, और ये 2 स्टेप में होगी। स्टेप 1, अगर हम हैलाइड से स्टार्ट करते हैं तो एल्काइल हैलाइड आयोनाइज टू गिव कार्बोकैटायन। यहां पर भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, टू गिव कार्बोकैटायन
कैटायन। ओके, अल्काइल हैलाइड आयोनाइज टू गिव कार्बोकैटायन। जैसे मान लीजिए एक रिएक्टेंट है मेरे पास, दिस इज टर्शरी, तो टर्शरी हैलाइड हाई पॉजिटिव आई इफेक्ट यहां पर बहुत ज्यादा होता है, तो आसानी से क्या करेगा, कन्वर्टेड इनटू टर्शरी कार्बोकैटायन, इट गिव्स टर्शरी कार्बोकैटायन एंड एक क्लोरीन यहां से निकाल देगा। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या होने वाला है इसके साथ, स्टेप 2 में क्या करेगा, ये प्रोटॉन लॉस करेगा, कार्बोकैटायन लॉस द प्रोटॉन, कार्बोकैटायन लॉस द प्रोटॉन, कार्बोकैटायन लॉस द प्रोटॉन, कार्बोकैटायन प्रोटॉन लॉस करेगा फ्रॉम बीटा पोजीशन। तो किसी भी सेकंड कार्बन से, ये तो टर्शरी का केस है, तो इसमें तो बहुत सारे कार्बन एटम है, ठीक है, तो देयर इज लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एनी ऑफ द ग्रुप और ऑल ऑफ देम आर द बीटा पोजीशन। उसके चार्ज के कंपैरिजन में सब बीटा पोजीशन है, ठीक है, तो लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा पोजीशन, ऐसा मैं लिख देता हूं, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, फ्रॉम बीटा पोजीशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बीटा पोजीशन। तो देखो अब ये आया बेस, बेस कैटालाइज रहती है, बेस डालने के बाद होती है रिएक्शन, तो बेस क्या करेगा, यहां से प्रोटॉन रिलीज कर देगा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। तो क्या बन गया, CH3 CH3 और ये आ गया आपका C और ये डबल बॉन्ड CH2, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन इज द प्रोडक्ट, 2 मिथाइल प्रोपीन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो 2 मिथाइल प्रोपीन यहां पर आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो दिस इज द एलिमिनेशन 1, ये एलिमिनेशन 1 है, दिस इज बेस कैटालाइज, बेस कैटालाइज एलिमिनेशन है ये, है ना, तो बेस कैटालाइज एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इसका डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होता है, सॉरी डी, यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी, बेस कैटालिटिक एलिमिनेशन का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज 3 डिग्री, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, मतलब tertiary is easily in the reaction, easily going through elimination, tertiary का elimination faster होगा। तो tertiary के केस में elimination कैसा होगा, faster होगा। एक और बात करेंगे, उसके बाद 1-2 एग्जांपल्स इसमें और देखते हैं। तो tertiary के केस में elimination faster होगा। in alkaline medium, in alkaline medium, in alkaline medium, unsymmetrical halide, unsymmetrical halide, unsymmetrical halide obey, unsymmetrical halide obey the, unsymmetrical halide obey the Jet-Saps rule, Jet-Saps rule, और Jet-Saps रूल को ओबे करता है अल्कालाइन मीडियम में। इन अल्कालाइन मीडियम एलिमिनेशन ओबे द, in alkaline medium unsymmetrical halide obey the Jet-Saps rule, unsymmetrical halide obey the Jet-Saps rule, obey the Jet-Saps rule, ओके, तो ये ध्यान रखना है। बेस इंड्यूस्ड एलिमिनेशन ड्यूरिंग
during base induced elimination, during base induced elimination, unsymmetrical alkynes, unsymmetrical ins, अराइंस दोनों के लिए वैलिड है। अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड, बल्कि मैं कह दूं तो ज्यादा अच्छा है, अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड गिव highly substituted जिसको हम कहेंगे मोर स्टेबल अल्कीन्स। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे, जैट्स-ऑफ रूल एग्जिस्ट करता है, ऐसा ध्यान रखना है ना। कई बार लोग पूछते हैं कि जैट्स-ऑफ रूल तो सुना ही नहीं था, तो जैट्स-ऑफ रूल होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज order of elimination is 3 degree, 2 degree, 1 degree in alkaline medium. Unsymmetrical halide obey the Zaitsev rule during base induced elimination. Base induced elimination. Unsymmetrical alkyl halide give high substituted और more stable alkenes बनाने की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये जैट्स-ऑफ रूल है, इसको ध्यान रखना है। तो बेस इंड्यूस्ड रिएक्शन में जैट्स-ऑफ रूल एप्लीकेबल होता है। रूल सिंपल सा ही है। ऐसा ही एक रूल और है जो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है और उसको हम कहते हैं साटजेफ रूल। बिल्कुल सेम टू सेम है, बस केवल मीडियम का डिफरेंस है ना। तो ये दोनों बातें एक जैसी है। मोर स्टेबल ईन्स का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। तो बेस अगर कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा है तो जैट्स-ऑफ रूल लगेगा, और जैसे डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा। इट इज एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन, और वहां पे साटजेफ रूल काम करेगा। वहां पे जो रूल काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे, रूल कहेंगे। तो चलो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अनसिमेट्रिकल कहा मैंने, तो पहले सिमेट्रिकल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा CH3 CH2 CH2Cl। अब जब रिएक्शन हम करेंगे तो बायोमेकानिज्म न जाकर के सीधे सीधे प्रोडक्ट पे जाएंगे। KOH अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो KOH कैसा है, बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो K के साथ जाएगा Cl, एडजेसेंट का H, बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है OH। अभी कैसा है, सिमेट्रिक है, तो CH3 CH2 प्लस KCl प्लस वाटर इज द प्रोडक्ट। ओके, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर इज द प्रोडक्ट। अगर मान लो मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन है या 1 क्लोरोप्रोपेन है, देयर इज 2 क्लोरोप्रोपेन। ओके, अगर मेरे पास 2 क्लोरोप्रोपेन है और इसको मैं KOH के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करता हूं, तो K के साथ आएगा Cl। अब इसके पास 2 बीटा पोजीशन है एंड बोथ हैविंग 3 हाइड्रोजन एटम। ऐसे भी ध्यान रखो, मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब भी समझ में आना चाहिए ना। तो ऐसे भी ध्यान रखो, दोनों के पास बराबर नंबर में हाइड्रोजन है तो किसी से भी रिलीज कर देगा, और दोनों साइड से प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस वाटर इज द प्रोडक्ट। अब अगर तीसरी कंडीशन देखो, यहां पे लगेगा जैट्स-ऑफ रूल। दिस वन ओबे द जैट्स-ऑफ रूल। यहां पे आपको जैट्स-ऑफ रूल की अब जरूरत पड़ेगी। तो 2-ब्यूटीन या सेकेंडरी जो अल्काइल होगा वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी देखो यहां पे अगर आप यहां पे प्रोटॉन, अगर यहां पे आप कार्बोकैटायन बनाओगे तो वो लेस स्टेबल होगा, यहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी पोजीशन पर, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड ईन्स का फॉर्मेशन करेगा। तो या K के साथ Cl और या H के साथ OH। ठीक, तो कहां से उसने प्रोटॉन
कहां से रिलीज कराया? सेकेंडरी से। तो मोर स्टेबल ईन्स बनेगा। ब्यूट 1 ईन के कंपैरिजन में ब्यूट 2 ईन ज्यादा स्टेबल होती है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2 ईन बन जाएगा लगभग 80%, अबाउट 80%। एंड योर सेकेंड प्रोडक्ट इज ब्यूट 1 ईन भी बनेगा इस रिएक्शन में 20%। लेकिन अगर मान लीजिए सिंगल प्रोडक्ट पूछते हैं, इफ आस्क अबाउट द सिंगल प्रोडक्ट देन आंसर इज ब्यूट 2 ईन। ओके, अगर सिंगल प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज ब्यूट 2 ईन, क्योंकि वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू ब्यूट 1 ईन। ठीक है, तो यहां पर अल्कलाइन मीडियम में एलिमिनेशन रिएक्शन जैट्सॉफ रूल को ओबे करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले स्टेप के एलिमिनेशन के बारे में। तो ब्यूट 2 ईन इज द मोर स्टेबल। और 2 बीटा पोजीशन थी, ऐसे भी ध्यान रख लेंगे जिस पे कम हाइड्रोजन होगी वहां से H को प्रोटॉन को हमको निकालना है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और या फिर ऐसा ध्यान रखेंगे कि मोर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ईन्स। ओके, और इसके बाद बात करते हैं डिहाइड्रेशन। अगला एलिमिनेशन का एग्जांपल डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन इज कैटलाइज्ड बाय concentrated sulfuric acid और H3PO4 भी यूज होता है डिहाइड्रेशन के लिए बाय कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर एज अ कैटलिस्ट यूज होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और क्या होते हैं ये? प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स। तो यहां पे जो कार्बोकैटायन बनेगा, देखिए वो कैसे बनेगा? जैसे आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट करो तो CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल। वहां पर तो ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं, तो ये इथेनॉल, ये H+ आयन आया, इसने यहां से प्रोटॉन दिया इसको और प्रोटोनेटेड इथेनॉल का फॉर्मेशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड इथेनॉल। तो पहले प्रोटोनेटेड इथेनॉल बना। ऑक्सोनियम आयन भी इसको कहते हैं, है ना, ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि O ने इलेक्ट्रॉन दिया तो O पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। O इज हियर पॉजिटिव चार्ज, O पर चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। फिर फाइनली ये क्या करेगा? वाटर लॉस कर देगा, लॉस द वाटर। ये इसने यहां से देखो ये वाटर लॉस किया। तो फिर एक बात फिर से ध्यान रखना है कि अगेन द इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। फिर से तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के समय भी इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या बनेगी? कार्बोकैटायन बनेगी। तो कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। ओके, और फिर अपनी बीटा पोजीशन से क्या करेगा? एक प्रोटॉन निकालेगा और बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो नाउ द कार्बोकैटायन इज कन्वर्टेड इनटू इथाइलिन। और डिहाइड्रेशन का ट्रेंड भी बिल्कुल एज इट इज रहता है। डिहाइड्रोहेलोजेनेशन, डिहाइड्रेशन तो एलिमिनेशन रिएक्शन 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री के रिएक्टिविटी पर काम करती है। इन एलिमिनेशन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री।
ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात पे बात करेंगे। तो बेस कैटालाइज जो रिएक्शन थी उसने जाट्सफ रूल को ओबे किया था। बेस कैटालाइज रिएक्शन ओबे द जाट्सफ रूल। और जब एसिड कैटालाइज रिएक्शन होगी तो एक कंडीशन यहां पे ध्यान रखेंगे, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ different types of enes, in case of formation of different type of enes, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है जैसे वहां बन रही थी, ब्यूट 1 और ब्यूट 2 दोनों के फॉर्मेशन की कंडीशन बन रही थी, अगर यहां भी वैसी कंडीशन बनती है तो इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ different type of enes or more than one type of enes, in case of formation of different type of enes or more than one type of enes, there is formation of more substituted more stable alkene, more stable enes according to Sadt-Zapp's रूल। तो बात तो वही है, बेस अल्कालाइन मीडियम में जाएगा तो भी मोर सब्स्टिट्यूटेड, एसिडिक मीडियम में जाएगा तो भी मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो एसिडिक मीडियम में जो रूल एप्लीकेबल है, जो रूल लगता है उसको हम साट-जफ रूल कहते हैं, और अल्कालाइन मीडियम में जो रूल लगा था उसको हमने जाट्सफ रूल कहा था। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में ये दोनों रूल एप्लीकेबल होते हैं, साट-जफ और जाट्सफ दोनों रूल एप्लीकेबल होते हैं ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन, और बात दोनों में एक जैसी है। तो और कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, ये भी ध्यान रखेंगे ड्यूरिंग एलिमिनेशन, कार्बोनियम आयंस आर द इंटरमीडिएट। अब देखो यहां पे अगर हम कंडीशन डालते हैं जहां पे डिफरेंट टाइप के ईन्स के बनने के चांस है, वेयर इज द चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ईन्स, ओके। जैसे यहां तो ब्यूट 1 भी बन सकता है और यहां से आएगा तो ब्यूट 2 भी बन सकता है। इट मीन देयर इज चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2। अगर यहां से H उठाएगा और ये OH निकालेगा तो ब्यूट 2 बनेगा। और आपको अभी पता है कि ब्यूट 2 कैसा है, वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू ब्यूट 1। सो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम इसमें डालेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ब्यूट 2 मोर स्टेबल, 80% इज द ब्यूट 2। तो ब्यूट 2 बनेगा कितना, 80%, और ब्यूट 1 बनेगा 20%। 20% इज द ब्यूट 1। कभी कभी ऑप्शन ऐसा रहता है कि ब्यूट 1 ब्यूट 2 मिक्सचर ऑफ ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2, देन द मिक्सचर इज मोर करेक्ट आंसर। तो उस कंडीशन में ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा, मिक्सचर ऑफ ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2। अदरवाइज द आंसर इज ब्यूट 2। ओके, तो एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन साट-जफ रूल और जाट्सफ रूल को ओबे करेगी। तो जब प्रोटॉन रिलीज होगा बेस के थ्रू तो जाट्सफ, और जहां पर एसिडिक मीडियम में होगी प्रोटॉन, पहले प्रोटोनेशन होगा, ऑक्सो आयन बनेंगे और ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद कार्बोकैटायन बनेगा, तो वहां पर एप्लीकेबल होगा साट-जफ रूल। एक और कंडीशन, अल्कोहल्स, थोड़ा क्वेश्चन जैसा हो जाएगा ये, अल्कोहल्स लीडिंग टू कॉन्जुगेट ईन्स
लीडिंग टू conjugate enes, leading to conjugate enes are easily dehydrated, dehydrated। अगर कभी जैसे क्वेश्चन आता है कौन सा आसानी से डिहाइड्रेट होगा, तो जैसे टर्शरी आसानी से डिहाइड्रेट होगा, सेकेंडरी उसके बाद प्राइमरी सबसे डिफिकल्टी से डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज वेरी डिफिकल्ट। तो एज सेम एज अगर अल्कोहल लीडिंग टू कॉन्जुगेट ईन इज इजीली डिहाइड्रेटेड। तो जैसे मान लो मेरे पास दो एग्जांपल है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH और CH3। तो ये बॉन्ड फिर ब्लैंक फिर OH, ठीक। तो ये अगर ऐसा कंपाउंड है CH3 CH2 COH और ये CH3, तो इससे ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज डिहाइड्रेट मोर इजीली, डिहाइड्रेट मोर इजीली, डिहाइड्रेट मोर इजीली, ओके, मोर इजीली डिहाइड्रेट होगा। अब देखो अगली कंडीशन, कुछ और कंपाउंड्स को अगर लेते हैं, अगर ऐसा अल्कोहल है मेरे पास, तो कंजुगेट ईन्स की कंडीशन है इसके पास, तो आसानी से डिहाइड्रेट होगा as compared to this one, as compared to this one, okay, और as compared to this, okay। तो सबसे आसानी से डिहाइड्रेट होगा ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, क्योंकि मैकेनिज्म में कितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं रहता है, इसलिए ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, ठीक है, और बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिक्वायर्स वेरी वेरी हाई प्रैक्टिस, बहुत सारा प्रैक्टिस इसके बारे में करना पड़ेगा, तब जाके ये कंप्लीट होगा पूरी तरह से, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एक और कंडीशन देखते हैं। तो दो चीजें क्लियर, जाट्सव रूल कब एप्लीकेबल होगा, बेसिक में अल्कालाइन में, और सार्जेफ रूल कब एप्लीकेबल है, एसिडिक मीडियम में, और दोनों रूल्स एक जैसे हैं। तो एक और कंडीशन, इन एनी एलिमिनेशन रिएक्शन which double bond can be conjugate, ठीक है, in elimination reaction, in elimination reaction, in elimination reaction in which double bond can be conjugated, double bond can be conjugated, double bond can be conjugated, double bond can be conjugated with benzene ring, can be conjugated with benzene ring, can be conjugated with benzene ring, can be conjugated with benzene ring. The conjugated product form double bond can be conjugated with benzene ring. The conjugated product is formed. The conjugated product is formed in preference of non-conjugated product. Okay, so in elimination reaction, double bond can be conjugated with benzene ring is more stable. ऐसा कह सकते हैं, is more stable as compared to non-conjugated, as compared to non-conjugated, as compared to non-conjugated, as compared to non-conjugated. तो conjugated product जो होगा वो more stable होगा as compared to non-conjugated. देखो क्या कहा,
उसका मतलब निकालते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिस थिंग। जैसे मान लो ये कोई रिएक्टेंट है मेरे पास, देयर इज अ रिएक्टेंट, तो CH2 CHOH CH2 CH3, ओके, देयर इज द रिएक्टेंट, है ना, ये रिएक्टेंट। अब क्या कहा, इन एलिमिनेशन रिएक्शन डबल बॉन्ड कैन बी कॉन्जुगेटेड विद बेंजीन रिंग इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड। जैसे हम लोग वहां पे सार्जेफ रूल लगा रहे थे, तो उस तरीके से यहां पे क्या होगा, जो डबल बॉन्ड रिंग के साथ कॉन्जुगेट करेगा, जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड रिंग के साथ कॉन्जुगेट करेगा वो मोर स्टेबल होगा। तो देखो, जैसे अब आपके पास दो सिचुएशन है, आप यहां से H ले सकते हो और यहां से H ले सकते हो, तो देयर इज टू सिचुएशन टू रिलीज द प्रोटॉन। दो सिचुएशन है जहां से प्रोटॉन रिलीज हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, रिंग, तो रिंग के साथ हो गया देयर इज ये पहली कंडीशन पे CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, CH2 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, देयर इज टू केस ऑफ एलिमिनेशन, दो प्रोडक्ट बन सकता है, एक बार H यहां से निकाला और एक बार H यहां से निकाला, ओके, दो पॉसिबिलिटी है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। अब कौन सा प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा, मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा अगर कभी पूछा, तो विच कॉन्जुगेट विद बेंजीन रिंग, जो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेट करेगा। तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड ब्लैंक ब्लैंक बॉन्ड, तो कॉन्जुगेट कर नहीं रहा है, यहां पे देखो डबल बॉन्ड ब्लैंक डबल बॉन्ड, तो वन इज मोर स्टेबल, मोर कॉन्जुगेटेड, ओके। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, पहला वाला इस रिएक्शन का सही प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो कमांडोज, अब मैकेनिज्म फिनिश, और क्या ध्यान रखना है, एंडलेस है मैकेनिज्म, बहुत काम करना है इस हिस्से पर, ठीक है, ओके, थैंक यू।